कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि निरक्षीय स्थिति होता क्या है, कब कहेंगे हम कि कोई बिंदु उसके अनुप्रस्थ स्थिति पर स्थित है या निरक्षीय स्थिति पर स्थित है। तो जैसे हमने बताया कि जब कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा मतलब कि वो उसके 90 डिग्री के एंगल पर कोई बिंदु स्थित है, लंबवत रेखा पर स्थित होता है। इस स्थिति में हम बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष क्या कहेंगे कि वह निरक्षीय स्थिति में है या अनुप्रस्थ स्थिति में है। क्या बताया हमने, आपको परिभाषा अच्छे से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे परिभाषा के अनुसार डायग्राम बना के आपको बताते हैं। जैसे हमने मान लिया कि कोई द्विध्रुव है, क्या मान लिया कि कोई द्विध्रुव है ए बी और इस पर दो क्या है ए और बी, इस पर दो आवेश कौन कौन से हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, दो द्विध्रुव है ए बी जिस पर दो आवेश माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू जो द्विध्रुव है उसके केंद्र से, द्विध्रुव का केंद्र हम लोग मान लेते हैं कि O है, तो केंद्र से क्या है, क्या बोला है, केंद्र द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाला तथा द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, ये द्विध्रुव का अक्ष हुआ। जैसे अक्षीय स्थिति में बताया था कि इन्हीं अक्ष को बढ़ाने पर इधर कोई बिंदु हमें मिलती थी या इस साइड बढ़ाने पर कोई बिंदु हमें मिलती थी, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, अक्षीय स्थिति। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि केंद्र से गुजरने वाली या लंबवत रेखा पर स्थित, तो केंद्र से गुजरने वाली या लंबवत रेखा पर स्थित हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है। तो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए, जो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वो माइनस क्यू आवेश के तरफ ही होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, E2। और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा क्या होगा, इससे दूर की तरफ, मतलब ये आपका इधर जाएगा, सॉरी इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E1। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश जिधर बिंदु होगा उधर की तरफ ही होगा। ठीक है, और इस पर एक लंब डाल देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये कुछ डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा, और यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये सीधी रेखा में जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा E1 साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। और यहीं पर हमको इसी के दिशा में हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसका क्या कहलाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो अब डायग्राम से यानी चित्र से आप लोग देखेंगे तो जैसा हमने परिभाषा बताया उसी के अनुसार यह चित्र बना हुआ है कि कोई द्विध्रुव है AB जिस पर जिसके मध्य बिंदु यानी केंद्र से होकर, क्या बोला है, केंद्र O से होकर गुजरने वाली रेखा पर एक बिंदु क्या है, P है, और उसके क्या है, ये लंबवत है, जिस पर हमें जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, अब इसके व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, माना कि AB क्या है, AB क्या है, एक द्विध्रुव है, AB द्विध्रुव पर प्लस क्यू व माइनस क्यू, जैसे हमने अक्षीय स्थिति के लिए आज लिखा था सेम ऐसे ही इसके लिए भी लिखेंगे। एक बार आप चित्र को ध्यान में रखिएगा और जो जो काम आपने चित्र के साथ किया है वही इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, ज्यादा कुछ लोड लेने का है नहीं, क्योंकि हमको चित्र को देखना है, उसी के हिसाब से हमको काम करना है। ठीक,
तो हमने लिख लिया, माना कि एपी द्विध्रुव पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, और क्या है, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है उनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी 2a है। क्या मान लेते हैं कि उनके बीच की दूरी 2a है। और यहां से यहां तक की दूरी हम लोग क्या मान लें, केंद्र O से बिंदु P की दूरी, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उसकी दूरी कितनी है, r है। कितनी है, r है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, कि जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तथा द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर, O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, एक बार और आप ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या बताया, कि हमने बताया कि निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति किसे कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति उसे कहेंगे जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, कहा, जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ये कहां से गुजर रही है, ये वाली रेखा केंद्र से गुजर रही है, केंद्र O से गुजरने वाली रेखा पर स्थित हो या उसके लंबवत दिशा में स्थित हो। तो केंद्र से लंबवत दिशा में है और केंद्र से जो रेखा गुजर रही है उस पर स्थित है। केंद्र से गुजरने वाले द्विध्रुव के लंबवत रेखा पर स्थित होता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष, कि वह बिंदु जो है निरक्षीय स्थिति में स्थित है या अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित है। ठीक है, तो बच्चों इससे आगे हम लोग लिखते हैं, तो इससे आगे क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर जैसे हमने अक्षीय स्थिति के लिए निकाला था, कुछ उसी से के जैसे मिलता जुलता इसका भी मान होगा। ठीक, तो आप वीडियो रोक कर इसका नोट बना सकते हैं। ठीक, तो हमने इतनी चीजें बताई। अब आपको ध्यान रखना है कि बिंदु ए पर क्या, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो बिंदु P पर तीव्रता प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र है E1। क्या है इसके लिए विद्युत क्षेत्र, E1। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1/4 पाई इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक, जब इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए, तो ऐसे ही बिंदु B पर, ऐसे ही इसके लिए बिंदु B पर, ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु B पर, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू
आवेश माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर क्या निकालना है हमको, तीव्रता। तो जैसे हमने E1 के लिए निकाला वैसे ही E2 के लिए क्या हो जाएगा, तो E2 के लिए हो जाएगा E2 बराबर क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान उस बार था एपी का स्क्वायर, इस पर हो जाएगा बीपी का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि परिणामी बिंदु बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। परिणामी क्या था, परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो E1 है वो E2 के बराबर है, इसलिए E1 क्या है, E2 के बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्योंकि E2 क्या है, E2 किसके बराबर है, E1 के, लिख सकते हैं यहाँ आप, क्योंकि E1 बराबर है किसके, E2 के, E1 बराबर है किसके, E2 के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों E का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ से E का मान आ जाएगा आपका 2E1 cos थीटा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। इसको क्या नाम दे दें, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, तो समीकरण 3 में हम लोग देखेंगे, समीकरण 3 में क्या देखते हैं हम लोग कि जो E2 का मान आ गया वो कितना आ गया, E1 cos थीटा। तो समीकरण 1 से क्या, समीकरण ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं समीकरण समीकरण 1 से E1 के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, E1 के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण 3 में अगर रखे E1 के मान को, समीकरण नंबर 3 में रखें तो क्या हो जाएगा, तीव्रता E बराबर हो जाएगा 2 इंटू E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एपी का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको नाम दे देते हैं हम सब लोग समीकरण नंबर 4। ठीक, क्या नाम दे दें इसका, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो इधर का आप मिटा देते हैं, तो मिटाने पर क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा ले लें, AOP। क्योंकि हमको मान किसका चाहिए, एपी का। एपी क्या है, अगर समकोण है तो वो कर्ण है। एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें,
एपी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, ओपी है तो ओपी का स्क्वायर, और आधार क्या है, ओए है तो ओए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं बच्चों, तो एपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ओ ए, ओपी कितना है आर है, तो आर का स्क्वायर। ओ ए क्या है, अगर ये पूरा मान 2a है तो ए इसका मान, ओ से ए तक का मान ए होगा, और ओ से बी तक का मान क्या होगा, ए होगा। ठीक, तो ओ ए का मान क्या है, ए का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अगर निकालें एपी का मान, तो ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये किसका मान आ गया आपका, एपी का मान। तो इस एपी के मान को हम लोग इसमें रख देंगे। और एक चीज क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे सॉरी कर्ण, आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर, ओ ए है, और कर्ण क्या है, एपी है। ठीक है, तो एपी का मान अभी हमने निकाला, और ओ ए कितना है, ए है, तो ओ ए के जगह पर ए रख देंगे, और एपी का मान कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4 से, इससे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग एपी और cos थीटा के मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का, एपी का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रूट में। ठीक, इंटू cos थीटा का मान कितना है, ए बट्टे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कितना मान आ गया यहाँ से देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये सब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर वही बचा हुआ है ए बट्टे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आता है, तो इधर का मिटा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से देखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए या ए क्यू बट्टे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का 1/2। 1/2 क्यों लिखे, क्योंकि ये इसमें रूट लगा है, रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा किसमें, 1/2 में। रूट को हटाएंगे तो किसमें आ जाएगा, 1/2 में। ठीक, फिर आगे देखते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QA बट्टे, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर घात 1 है, तो इसमें घात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर 3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात क्या है, 1/2। इन दोनों को घातों को जोड़े तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर, यदि, क्या जानते हैं कि यदि जो ए है वो आर की तुलना में क्या है, अत्यंत छोटा है। क्या है भाई, अत्यंत छोटा है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम
जानते हैं कि P बराबर, क्या जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? P बराबर, वेक्टर P बराबर क्या होता है? 2QA। अगर इसको समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा? 4 हो गया था, समीकरण नंबर 5। ठीक, समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 से समीकरण 5 से क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हम लोग 2QA के जगह पर क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बट्टे R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर 3/2। ये इसका क्या मान हो जाएगा? 2QA के मान के जगह पर हम लोग क्या रख दिए? वेक्टर P को रख दिए। ठीक है, और यदि हम लोग जानते हैं, यदि यदि A छोटा है किससे? R से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? A स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं, उपेक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, ए स्क्वायर की क्या होती है? उपेक्षा की जा सकती है। इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टे आर स्क्वायर के स्क्वायर 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो गया? यदि हम a बहुत छोटा मान लें r के, तो a स्क्वायर की क्या कर दे? उपेक्षा कर दे, तो e बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बट्टे आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बट्टे आर का क्यूब। यही जो है आपका निरक्षी स्थिति के लिए अभीष्ट व्यंजक होगा। अगर इसी को हम लोग सदिश रूप में लिखें, इस रूप में लिखें, इसी को हम लोग अगर सदिश रूप में लिखें तो कैसे होगा? नॉर्मल स्थिति में कैसा मान इसका आया था? तो ई बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टे आर क्यूब। ये इसका क्या आया था? नॉर्मल स्थिति में। तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा? सदिश रूप में अगर लिखें तो सदिश रूप में क्या होगा? वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टे आर क्यूब, वेक्टर पी बट्टे। ठीक है, ये किस रूप में कहलाएगा? इसका सदिश रूप में। आई बात समझ में? तो हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को एक एक करके एक एक स्टेप में बताया है, सभी को एक एक बिंदुओं को पकड़कर आपको समझाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।